नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए हम लोग बेसिक साइंस में फिज़िक्स में लाइट चैप्टर कवर कर रहे थे, ठीक है। 27th डे है आज हम लोगों का। 27th डे में लाइट चैप्टर आज हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा ऑलमोस्ट, और मैंने कहा था कि आज हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा इस पे लाइट चैप्टर पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं भाई, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऊपर ऊपर करके निकल जाऊँ, क्योंकि अभी पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। और फिर से मैं एक चीज़ ही आपको बताऊँगा कि देखिए, जो आज का सेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, और ये ऐसा सेशन है ना जहाँ से आप बोलते हो कि क्वेश्चन टिपिकल पूछा गया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन कभी टिपिकल बनाना अगर होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट को कंबाइन कर देंगे, या तीसरा कंसेप्ट को कंबाइन कर देंगे, तो ये आपका टिपिकल वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सर, वो ऐसा पार्ट है ना जिसको हम लोग पहले से भी को रिलेट करेंगे, मतलब जितना पढ़े हैं, और आज के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक को को रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड क्वेश्चन आप लोग करते हैं बन सकते हैं, अगर मतलब एग्जामिनर का अगर मन हुआ तो। लेकिन हाँ, अगर आप यूपीएससी के, सीडीएस के, या फिर एनडीए का पेपर दे रहे होंगे, या फिर अपने अच्छे स्टेट एग्जामिनेशन जैसे कि पीसीएस लेवल तक की, ठीक है ना, वहाँ पे भी आपके यहाँ से सवाल बन सकते हैं। लेकिन हाँ, मेनली हम लोग ने जैसे बात कर ले एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल, जेएसएससी में, ये सब में चांसेस कम है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार अभी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ, अब देखिए वहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आज मैं जिस लेवल पे लेके चलूँगा, अभी तक नहीं पूछा ग्रुप डी में भी। और दूसरी बात देखिए भाई, इतना चीज़ आज हमें पढ़ेंगे ना, तो हम इस पर प्रैक्टिस आज तो आपका नहीं करवा पाएंगे। कल मैं पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब कि देखिए, आज तो आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप होगा, उसमें आपका जान आएगा, और इस जान में और भी हम उस पर क्या करेंगे ना, जैसे होता है ना मक्खन मलाई रोटी बनाने के बाद लगाते हो, तो वो वाला चीज़ कल होगा हम लोग का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, ये कहने और लिखने में बहुत ख़राब लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। तो भाई देखिए, सपोर्ट करना चाहिए भाई। मतलब क्या ही बोलूँ कि देखिए, लोग व्यू के लिए क्या कर रहे हैं अभी यूट्यूब पर, आप देख ही रहोगे, कोई एक दूसरे को गाली दे दे रहा है, कोई एक दूसरे टीचर को गाली दे दे रहा है, और मतलब अजीब तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन जहाँ मैं इतने अच्छे लेवल पे कंटेंट दे रहा हूँ आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शायद मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई देखिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। और सपोर्ट में मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि कुछ पैसे वगैरह की बात की है, हमेशा मैंने कहा कि वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए, हमेशा ही कहते आया हूँ कि लाइक करिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। दूसरे को बताइए, एटलीस्ट शेयर करिए चीज़ों को, कि यहाँ पर वो कंटेंट मिल रहा है। आप किसी भी, मैं हमेशा कह रहा हूँ भाई, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ को अगर आप फॉलो करिएगा, साइंस का काफ़ी दूर दूर तक आपका जो वास्ता अगर नहीं भी होगा ना, तो आपका एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा। और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइए कमेंट करके, अगर कोई कमियां हैं तो मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूंगा। क्योंकि देखिए, जब तक चीज़ें मुझे नहीं पता चलेगी, नेगेटिव कमेंट काफ़ी मुझे बूस्टअप करता है चीज़ों को, और उस पर काम करने का। अब नेगेटिव कंटेंट कमेंट मतलब क्या, कि ओल झोल वाली कमेंट नहीं यार, इस टॉपिक में कुछ चीज़ें ऐसी रह गई, या फिर मुझे और अच्छा करना चाहिए, या किसी तरह की चीज़ें। तो लेकिन यही चीज़ें आप उल्टी पुल्टी बातें कहेंगे, तो भाई उसमें तो थोड़ा सा ये है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको भाई, कि ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है। आप लोगों का प्यार है भाई, 700 स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो प्यार बनाई रहिए, और ज़रूर आइए इस ग्रुप में। आप, मैं हर लोगों का देखिए वहाँ मैसेज देखता हूँ, आप लोग कोई भी डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं, खुद से सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक इन्वायरमेंट वहाँ बना हुआ, मैं भी वहाँ पे हमेशा अपडेट रहता हूँ, चीज़ों का आपको बताते रहता हूँ जो भी आपके डाउट होते हैं। तो चलिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कितने परेशान हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता भाई। मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, एक ड्राइंग सीट बचा हुआ। तो आपका तो ये नहीं मिल पा रहा ना, तो आप कैसे, कोई इंसान आपके लिए इतना खड़ा होकर काम करे। आपको लगता नहीं होगा कितना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए ओल झोल की बात नहीं ना करना पड़ता, कि आ गए डिजिटल वर्ल्ड में खड़ा होकर कुछ भी बोल के निकल गए, या 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। देखिए, मैं अगर 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी
20 क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाता हूँ। तो मैं देखिए लाइट का चैप्टर में, और मुझे नहीं लगता सर, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम बेस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि सर जिस तरह से हम लाइट में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं, हर क्वेश्चन में रे डायग्राम के साथ, हर क्वेश्चन में उसके नेचर को डिस्क्राइब करते हुए, आपको दिखा करके चीज़ों को इमेज करके, मुझे नहीं लगता है कि सर अभी तक यूट्यूब में किसी ने किए होंगे। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं अपने आप को अच्छा नहीं लेकिन बेस्ट दे रहा हूँ दोस्त, और आपके एग्ज़ाम के लिए 110% के साथ कह रहा हूँ कि सिलेक्शन वाला कंटेंट दे रहा हूँ। तो चलिए, अब हम आपका टाइम ले लिए हैं, चलिए आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा, देखिए दोस्त ये याद रखिएगा, ठीक है ना, फ्री की चीज़ें हैं लेकिन इसे फ्री की तरह आप मत लीजिए, मतलब उम्दा कंटेंट दे रहे हैं। और दोस्त ये काम ज़रूर करिएगा, आप एक भाई की तरह ही सपोर्ट करिए। और अगर मैं क्या बोलूँ भाई, चलो ठीक है कोई नहीं, छोड़ो। चलिए हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, एकदम समझ करके चलेंगे सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है और इसकी यूजेस कहाँ कहाँ होती है उसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम लिखेंगे यार, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ हिंदी वाले लोग थोड़े बोल रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं टोटल इंटरनल, INTR, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हिंदी में हम इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे अब TIR, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूँ आपके सामने, ठीक है, अगर मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं यह आपको बोल सकता हूँ क्या, कि फेल टू चेंज मीडियम, फेल टू चेंज मीडियम। क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले मीडियम आपको समझ में आ रहा, मैंने बताया था मीडियम क्या होता है, कुछ भी चीज़ें, कोई भी पदार्थ आपकी क्या हो सकती है, मीडियम हो सकती है। वो ईयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है भाई, वो ग्लास भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वाट एवर, ठीक है ना, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ क्या हो सकती है, वो मीडियम हो सकती है। और फेल टू चेंज, ठीक है ना, यानी क्या बोला गया है कि फेल, यानी कि फेल कर गया आपका, ये कौन फेल कर रहा है, लाइट, प्रकाश पढ़ रहे हैं ना हम लोग, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लाइट क्या कर रहा है, फेल कर जा रहा है, मीडियम को चेंज नहीं कर पा रहा। मतलब ये आपका एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्या कर रहा है, डिवीज़न का काम कर रहा है। ये आपका पहला मीडियम है और दूसरे मीडियम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं एक बाउंड्री लाइन बना रहा है। जैसे कि ऊपर आपका वाटर मीडियम होगा, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका क्या है, वाटर मीडियम, और इधर आपका ईयर है, ठीक है। तो आप जब लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो तो ये जो लाइट है ना, ये फेल हो जा रहा है, इस मीडियम में नहीं आ पा रहा है, ये वापस क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अभी मैं आपको समझाया नहीं हूँ भाई, लेकिन देसी भाषा में बोलते हैं ना, समझना, वही काम कर रहे हैं हम आपको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल, पूर्ण, पूरी तरह से, अंदर ही अंदर, आंतरिक, अंदर ही अंदर परावर्तन होना है। परावर्तन आपको मैंने कहा था कि ये दीवार है, अब जब दीवार में आप गेंद फेंक रहे होते हैं तो वापस क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना जी। तो यही क्या हुआ, जब लाइट इंसिडेंट हुआ एयर से, और इस इंटरफेस से जब वो वाटर क्या हुआ, ये दूसरे मीडियम से, यानी कि ये जो एक पहला मीडियम था, ये दूसरे मीडियम में ये वापस नहीं, मतलब दूसरे मीडियम में ये जा नहीं पाए, ये क्या हो गया, फेल टू चेंज मीडियम, ये फेल कर गया, मीडियम चेंज करने में ये फेल हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता कैसे है, अभी हम आते हैं। सबसे पहले अगर डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिख करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जगह भी बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ। चलिए पहले आप लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। डेफिनेशन समझने से बोलने से अच्छा है कि हम चीज़ों को समझ लेते हैं पहले, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या, ठीक है। लेकिन देखिए अभी अगर हम आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाने चलें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए। वो क्या टर्म होता है आपका? क्रिटिकल एंगल। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, ठीक है ना। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक हमारा TIR है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है सर। लेकिन इसको समझने से पहले हमें क्रांतिक कोण के बारे पता होना चाहिए, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बारे पता होना चाहिए। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं एक एक करके, क्रिटिकल कोण क्या होता है या फिर क्रांतिक कोण क्या होती है, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले एक इंटरफेस रख रहे हैं। ये इंटरफेस का मतलब जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या? कि ये एक क्या होगा ना, कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम को मतलब एक तरह से डिवाइड करने का काम कर रहा है। मतलब इसके बाद जैसे होता है ना कि एक बाउंड्री लाइन खींच दी है, ठीक है, इधर इंडिया और इधर पाकिस्तान। उसी प्रकार से इधर आपका ईयर हो गया, ईयर नहीं बोलेंगे, इधर आपका वाटर हो गया,
मतलब अभी हमको समझाना, इसलिए मैं वाटर ले रहा हूँ, और यहाँ आपका ईयर हो गया, ठीक है ना। यानी कि वाटर मीडियम हो गया, इधर आपका एयर मीडियम हो गया। अब हमें ये बताइए वाटर कैसा होगा, डेंसर होगा या आपका रेयरर मीडियम होगा। तो वाटर और एयर में कौन डेंस है, सबसे ज़्यादा घना घना कौन है, सघन कौन सा होगा, तो ये आप क्या कहेंगे, वाटर आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, सघन, ठीक है। और एयर क्या होगा आपका, रेयरर मीडियम, है ना। रेयरर मीडियम मतलब क्या हो जाएगा, विरल माध्यम होगा। इतना आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने एक नॉर्मल लाइन खींच दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से हमने एक लाइट इंसिडेंट किया, ठीक। ये जो लाइट हमने इंसिडेंट किया है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच एंगल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। इस लाइट को क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से लाइट को आ जाना चाहिए था। ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन आपको जाना था इस प्रकार से स्कूल, लेकिन आप क्या करोगे, डिविएट कर जाओगे। अच्छा, डिविएशन क्यों हो रहा है सर, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है। मीडियम चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। क्या चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कलर नहीं चेंज होगी। याद आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें। अब हमें ये बताइए, जब ये लाइट जैसे ही वाटर से यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर आएगी, तो अब ये लाइट इस नॉर्मल की तरफ आएगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो हमने देखा सर, सघन यानी कि जंगल, जंगल से हम रोड में आ रहे हैं, तो हमारी जो स्टेप होगी यानी कि छलांग लगाने की स्टेप क्या होगी, बड़ी होगी। अभी ओरिजिनल तो छलांग ये थी, अब ये छलांग क्या होगी, और बड़ी होगी, यानी कि इतने, हाँ, यानी कि ये नॉर्मल से दूर जाएगी। हमने ये सब चीज़ें समझ रखा पहले भी। तो इस प्रकार से लाइट निकल गई, ठीक है। अब एक और फिगर हम बनाते हैं आपको, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एक इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, ठीक है ना। डेंसर मीडियम और ये क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम। अब यहाँ से हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो एंगल आप देख रहे हैं, अब इससे थोड़ा सा हम बड़ा करके एंगल में इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट को। इस प्रकार से हमने इंसिडेंट किया, तो देखिए ये एंगल I2 मैं ले रहा हूँ, ये आपका I1 है। तो I1 और I2 में कौन बड़ा है, I2 बड़ा है, ठीक है। ये लाइट को इस प्रकार से निकल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन भी इसकी चेंज होगी। इस प्रकार से ये थोड़ा सा नॉर्मल से और भी ज़्यादा दूर, देखिए और भी स्टेप इसका दूर हो गया, क्योंकि आई इंक्रीज़ होगा, तो ये सिंपल सी बात है ये भी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बताइए, ये जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आइए, अब ये ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो फिगर बन रहा है, इस फिगर में ही आपको क्रिटिकल एंगल मैं समझाऊंगा, ठीक है जी। एक इंटरफेस सबसे पहले, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल लाइन कहेंगे आप, ठीक है। ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। ये हो गया आपका सघन माध्यम, ठीक है। अब हम यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो देखिएगा ये I1 है, ये I2 है, इंक्रीज़ होते जा रहा है एंगल। मैंने और थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया I3, ठीक है। देखिए ये इतना एंगल है, ये था इतना, और ये देखिए इतना। तो मैंने थोड़ा सा और एंगल, यानी कि जो मैं यहाँ लाइट इस तरह से टॉर्च लेकर के इंसिडेंट किया, अब मैंने क्या किया, लाइट इस तरह से था यहाँ पे टॉर्च, अब मैंने यहाँ पे आया तो थोड़ा सा टॉर्च को इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब तीसरे फिगर में मैंने क्या किया, और थोड़ा इधर कर दिया, देखिए और थोड़ा सा मैंने टॉर्च को इधर कर दिया, ठीक है। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो मैंने क्या देखा, एक ऐसा एंगल मैंने खोजा, ठीक है ना। मैंने एक ऐसा एंगल फाइनली जब खोज लिया, क्या देखा मैंने उसमें कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 90 डिग्री हो गया। मतलब क्या, आपको नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले इसका ओरिजिनल पाथ बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है आपका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। ये डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रहा है, या कि यानी कि ये कहाँ जाएगा, अवे दी नॉर्मल, ठीक है ना, यानी कि ये नॉर्मल से दूर जाएगा, इस तरफ चले जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने खोजा है जहाँ पे लाइट जो एकदम आपका जो डेंसर मीडियम है और जो रेयरर मीडियम है, जो दोनों को एकदम वहाँ पे इंटरफेस वाली जो लाइन देख रही है ना, सेम यहाँ से ये लाइट गुजर जा रही है इस प्रकार से। यानी ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमने वो एंगल ऑफ इंसिडेंस खोज लिया। मतलब हम यहाँ पे टॉर्च मार रहे थे, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा था। दूसरे बार हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस में लाइट को इंसिडेंस किया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आई।
अब हमने एक ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस टॉर्च की खोज ली, मतलब इस एंगल पे हमने टॉर्च रख करके लाइट इंसिडेंट किया, जब हमने ये देखा कि लाइट जस्ट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर की वैल्यू कितनी बन गई 90 डिग्री, मतलब ये लाइट जस्ट इस इंटरफेस से गुजरी है। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता क्या करना है क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, कि जहाँ तक रोशनी, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ तक रोशनी दूसरी माध्यम में जा सके उस एंगल को क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये मैंने बोलचाल की भाषा में ही लिख दिया है, तो उसको सुनिएगा मैं क्या बोला हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ। जो जहाँ तक रोशनी या फिर आप कहेंगे रे या किरण, जहाँ तक रोशनी या फिर किरण, या फिर आप इंग्लिश में लिखेंगे रे, जहाँ तक रोशनी दूसरी माध्यम, ठीक है, जहाँ तक रोशनी दूसरी माध्यम में जा सके, दूसरी माध्यम में जा सके, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझिएगा क्या हो बोल रहे हैं। जहाँ तक रोशनी यानी कि प्रकाश की किरण दूसरी माध्यम में जा सके, भाई देखिए ये एक सघन माध्यम है और ये एक विरल माध्यम है, डेंसर मीडियम है, ये रियल मीडियम है, एक अलग माध्यम है, ये एक दूसरी माध्यम है। तो जहाँ तक रोशनी दूसरी माध्यम में जा सके, मतलब अब अगर मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे मैं इस तरह से टॉर्च रखा हूँ, ठीक है ना, इस एंगल पे मैं रखा हूँ, ठीक है, इस एंगल पे मैं टॉर्च रख के, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है नॉर्मल के साथ। अगर इसके बाद अगर मैं टॉर्च को थोड़ा सा और इस तरह से थोड़ा सा एंगल और मैं बढ़ा दूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ा दूँ, इस एंगल में अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर टॉर्च करके अब मैं लाइट मारूंगा, तो क्या होगा ना, अब लाइट क्या होगा, अब इस और ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे ये ऊपर आई और अब ये ऊपर आ जाएगी। तो हमें क्या पता चलेगा कि ये लाइट वापस क्या हो जा रहा है, सेम उसी मीडियम में वापस आ गई है। देखिए ये क्या था, सघन माध्यम था, यानी कि मान के चलते हैं ये आपका वाटर था, आपने वाटर से लाइट को इंसिडेंट किया, ये एक ऐसा एंगल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण ऐसा था जहाँ पर लाइट क्या कर रही थी, अभी तक दूसरे माध्यम में जा पा रही थी, यानी कि एंगल आर कितनी हो रही थी, 90 डिग्री हो रही थी। अब जैसे ही अपने टॉर्च को एक ऐसा एंगल, इसे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया, I3 से बाद I4 आपका होगा, तो ये लाइट क्या होगी, वापस उसी माध्यम में यानी कि वाटर में ही आ जाएगी, ठीक है ना, पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा, अपवर्तन हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ सघन से एक विरल माध्यम में यानी कि डेंसर से रियर मीडियम में, यानी कि दो माध्यम में लाइट पास हो रही है, इसलिए अपवर्तन हो रहा है। लेकिन इस एंगल पर अगर मैंने इंसिडेंट कर दिया I4 में, तो लाइट वापस उसी मीडियम में, ये क्या है, ये पूरा का पूरा मीडियम, तो ये आपका क्या है, ये भाई अगर मैं ये बात करूँ आपको, ये पूरा का पूरा मीडियम क्या है, सघन माध्यम ही है, डेंसर मीडियम ही है, और ये वाला क्या है आपका विरल माध्यम है। तो अगर मैं I4 एंगल पे, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो I3 है, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, I3 की वैल्यू 50 डिग्री है, ठीक है। अब मैं 51 डिग्री में लाइट इंसिडेंट करता हूँ, ठीक है ना, अब मैं 50 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट किया हूँ, ये आपका है 51 डिग्री, आई की वैल्यू कितनी है, 51 डिग्री। हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही हमने 51 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट किया, इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, लाइट क्या हुई, वापस इस प्रकार से इधर ही निकल गई, यानी यही सेम मीडियम में क्या हुई, वापस यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिल गया, यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया। ये अंतिम एक ऐसी एंगल थी जहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, रिफ्रैक्शन देखने को मिला, या फिर लाइट दूसरे मीडियम में जा पाई। तो वो एंगल जो आपने खोजा I3, इस एंगल को ही आप क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहाँ मैं लिखूँ फ्रेश पेज में लिखता हूँ, क्रिटिकल एंगल को मैं थोड़ा और अगर डिस्क्राइब करूँ, जैसे कि एक फिगर की मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि यहाँ मैंने बनाया आपका, यहाँ मैंने एंगल लाइट को इंसिडेंट किया इस प्रकार से, ये हमारा एंगल क्या था, I3 था, ठीक है, और लाइट जो निकली हमारी इस प्रकार से सेम इसी इंटरफेस से, मतलब अब इसके बाद थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, हमारी लाइट उसी माध्यम में वापस आई, ये ओरिजिनल पाथ थी। यानी कि ये जो एंगल बना था आपका, ठीक है ना, यानी कि एंगल आर जो ये बन रहा था आपका 90 डिग्री, ठीक है, तो ये कब आर 90 डिग्री बन रहा था, I3 में। हम लोग I2 भी लिए थे, I1 भी, तब आर की वैल्यू 90 डिग्री नहीं बन रही थी।
तो वो एंगल, जिस एंगल पे रोशनी दूसरी माध्यम में जा सक रही है, अंतिम ये एंगल है जब अभी ये दूसरी मीडियम में लाइट जा पा रही है। अब इसके बाद एंगल बढ़ेगा तो ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये I3 जो एंगल है इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आपको ये पता चल गया कि जब एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो I इक्वल्स टू क्या है आपका C है, ठीक है ना, एंगल C है, होगा कि नहीं। एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री तो I की वैल्यू कितनी है, C है, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए क्लियर है कि नहीं। I की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे I3 की वैल्यू क्या है, C है। यहाँ तो मैंने ले लिया ना I1 I2 I3, इसलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल के बराबर हो जाएगी तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आपको आ गया। अब आइए, हमने कल क्या पढ़ा था, आपको स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। स्नेल्स लॉ में हमने क्या देखा था, हमने स्नेल्स लॉ में ये देखा था अकॉर्डिंग, तो समझिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपने अभी तक पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ा था कि म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हमें ये बताइए साइन आई यानी कि साइन सी लिख सकते हैं, आई की वैल्यू सी हो जाएगी। अगर हम आई की वैल्यू सी ले रहे हैं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि साइन 90 डिग्री। अब हमें ये वैल्यू बताइए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन सी बाई 1, यानी कि फाइनल वैल्यू क्या आया, म्यू इक्वल्स टू साइन सी, आया कि नहीं आया, अब हमें ये बताइए। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ये जब हम स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहे थे म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, तो हम क्या कर रहे थे, ये आपका एक इंटरफेस था, जो पहला ये मीडियम था और ये दूसरा मीडियम था, ठीक है। ये क्या था आपका, एयर था, मतलब ये क्या था आपका रेयरर मीडियम था, यानी ये क्या था आपका विरल माध्यम था, हाँ। और ये क्या था आपका डेंसर मीडियम था, यानी ये क्या था आपका सघन माध्यम था। तो हम यहाँ से लाइट को इस प्रकार से इंसिडेंट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आएगा लाइट को इंसिडेंट कर रहे थे, या उसका ओरिजिनल पाथ था। लेकिन डेंसर मीडियम होने के कारण ये लाइट क्या हो रहा था, इधर आ जा रहा था। तब हमने लिखा था क्या, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, लिखा था कि नहीं स्नेल्स लॉ में, याद आ रहा है कि नहीं। ये क्या था आपका एंगल आई था और ये क्या था एंगल आर था, याद आ रहा। फिर हमने इसको और भी तोड़ा था, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, बताइए लिखा था कि नहीं, हमने ये लिखा था। लेकिन 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 ये केस अगर आप यू लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप हमें ये बताइए सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। म्यू इक्वल्स टू क्या है, साइन सी है, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू क्या है, साइन सी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यानी कि मैं लिख रहा हूँ म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन सी, ठीक है, लिखेंगे कि नहीं, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन सी, म्यू टू बाई म्यू वन साइन सी, यही ना हमने पढ़ा है भाई। अब बताइए म्यू टू जो है आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है आपका रेयर मीडियम। तो म्यू टू मान के चलते हैं ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एयर है। सुनिएगा ध्यान से, तो म्यू टू की वैल्यू वाटर कितनी होती है, मैंने बताया था 133, और म्यू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू साइन सी। क्या ये पॉसिबल है, यानी कि साइन सी, यानी कि यहाँ से आपका एंगल सी निकलेगा, सी एंगल है ना भाई, क्रिटिकल एंगल निकलेगा, तो जो भी निकलेगा साइन इनवर्स 1.33, मतलब जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या पॉसिबल है साइन की वैल्यू, या फिर ऐसे भी आप देखिए साइन सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1.33, तो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन का ग्राफ अगर आप पढ़े होंगे 12th में इस प्रकार से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू +1 थी और ये क्या थी इसकी मिनिमम वैल्यू -1, और ये आप साइन से इक्वल्स टू लिख रहे हैं 1.3, जो नेवर पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या, तो देखिए इसका मतलब ये कि हमने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा था, हमने लाइट कहाँ इंसिडेंट किया था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपका लाइट जा रहा था, यानी कि रेयर टू डेंसर जा रहा था। और जो हमने साइन आई इक्वल्स टू साइन सी यूज़ किया है, हमने लाइट कहाँ से इंसिडेंट किया था, अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो हम लोग क्या कंडीशन ले रहे थे, हम लोग लाइट इंसिडेंट कहाँ कर रहे थे, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब यहाँ जो हम लोग यूज़ कर रहे थे सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसलिए ये कंडीशन फेल हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, ये क्या था आपका सघन था, यानी ये क्या था आपका डेंसर मीडियम था, और ये क्या था आपका रेयरर मीडियम था, यानी ये क्या था आपका विरल माध्यम था। समझ में आया। तो इसीलिए हमने यूज़ किया साइन आई इक्वल्स टू साइन सी, यानी आई की वैल्यू सी, और हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो ये स्नेल्स लॉ क्या था, जब हम लाइट कहाँ से इंसिडेंट कर रहे थे, ये आपका था रेयरर मीडियम विरल माध्यम, और ये था सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम, ठीक है। इसीलिए तो अब देखिएगा
तो अब देखिएगा ये समझ में आ गया ना, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या आ जा रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इसीलिए अगर हम लोग ये बात जो पढ़े हैं अभी आपका क्या, क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल कब पॉसिबल है, यानी ये पॉसिबल कब है, जब आप लाइट को क्या कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से क्या कर रहे हैं, रेयरर मीडियम में लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप सोच भी रहे होंगे कि सर आप सघन माध्यम से क्यों रेयर मीडियम में पास कर रहे हो, तो इसीलिए हम लोग डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को पास कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम डेंसर मीडियम से जैसे कि रेयर मीडियम में लाइट को पास किए हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है और ये इसका ओरिजिनल पाथ है और ये रेयरर मीडियम है, तो इस प्रकार से लाइट निकल जाएगी, ठीक है। ये रेयरर मीडियम है, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा मीडियम हो गया। अब देखिएगा म्यू इक्वल्स टू क्या मैंने लिखा है, अच्छा पहले म्यू1 की वैल्यू क्या हो गई, तो ये डेंसर है यानी कि ये वाटर हो गया, और ये रेयरर है तो क्या होगा, ये ईयर हो गया। तो म्यू1 की वैल्यू कितनी है, तो 1.33, और म्यू2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखिए साइन सी इक्वल्स टू हमने अभी क्या लिखा, म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1। तो अब लिखिए साइन सी इक्वल्स टू क्या, म्यू2 की वैल्यू कितनी है, 1.33। अब देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी क्या होगी, 1 से लेस देन आएगी, 1 से क्या आएगी, लेस देन आएगी, जो भी वैल्यू आएगी 1 से लेस, मतलब 1 से लेस देन वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, सी की वैल्यू। इसलिए अब आपको एक रिलेशन याद रखना है, ये मैंने इतना इसलिए किया ना, ये समझाने के लिए कि आप जो हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे तो देखिए सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। इसलिए हम आपको ये यूज़ करके बताएं कि क्यों हम लोग लाइट को सघन माध्यम से यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले, जिसमें हम आपको कंडीशन बताएंगे कि हम उसके लिए कंडीशन है, एग्जाम में भी पूछता है आपसे कि लाइट को सघन माध्यम से विरल माध्यम में पास करेंगे, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास करेंगे, या फिर रेयरर मीडियम से सघन मीडियम में पास करेंगे, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में पास करेंगे। तो ये याद होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम लोग पास करेंगे। क्यों करेंगे, ये हमने मैथमेटिकल प्रूव किया, क्योंकि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जा रही है। तो अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लिख रहे हैं, साइन सी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/μ होगा, ठीक है ना। ये देखिए 1/μ होगा कि नहीं, साइन से इक्वल्स टू 1/μ, ये 1 होगा, और नीचे क्या आएगा आपका म्यू, म्यू जो भी होगी, जो मतलब जिस भी मटेरियल की होगी, आप कांच लोगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, यानी कि सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये सब मैं जो लिख रहा हूँ इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, कल हम लोग करेंगे आपका, इसलिए याद रखिएगा साइन से इक्वल्स टू क्या होगा, 1/μ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्रिटिकल एंगल, जहाँ हम लोग हेडिंग डाले थे, ये हम लोग क्रिटिकल एंगल यहाँ पर डाले थे, तो ये याद रखिएगा साइन सी इक्वल्स टू 1/μ, ठीक है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, और एंगल आर इस समय क्या होगा आपका 90 डिग्री। ये सब हमने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है भाई। अब हम लोग समझने के लिए तैयार है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हम हिंदी में लिख दिए थे पहले, ठीक है। हमने कहा एक लाइन में समझेंगे, फेल टू चेंज मीडियम, मतलब फेल टू चेंज मीडियम का मतलब समझिए, हमने यहाँ लाइट इंसिडेंट किया, समझिए पहले यहाँ ये हमने यहाँ लाइट इंसिडेंट किया, ये इसकी ओरिजिनल पाथ थी, लेकिन पहला ये मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम था, ठीक है। जो हम लोग लाइट इंसिडेंट कर रहे थे कहाँ, ये आपका कौन सा मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम था, और ये क्या था आपका रेयरर मीडियम था, ठीक है। कंडीशन है भाई, ये हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास नहीं करेंगे लाइट को, हमेशा हम लाइट को इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये समझने के, इसको मतलब समझना क्या है, मतलब इसके लिए कंडीशन ही है कि लाइट को जब हम लोग डेंसर मीडियम से पास करते हैं रेयरर मीडियम की ओर, तो ये इसकी ओरिजिनल पाथ थी, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण लाइट अपने पाथ या डायरेक्शन को चेंज की, तो इधर से निकल गई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब आइए, फिर हमने एक ऐसे एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया, ये आपका पहला मीडियम था और ये आपकी दूसरी मीडियम थी। ये कैसी मीडियम थी, रेयरर मीडियम, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। यानी ये हो गया आपका सघन माध्यम। तो जब हम इस एंगल पे इंसिडेंट किए तो हमने ये देखा कि अब जब लाइट क्या है, अब ये दूसरी मीडियम में अंतिम इस इंटरफेस से गुजर रही है, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 90 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो इस एंगल को हमने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही कि मैं क्या किया, अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट की मैंने, ठीक है ना, जैसे कि मैं इससे थोड़ा सा अधिक एंगल को इंक्रीज़ करके मैंने लाइट को इंसिडेंट यहाँ पे किया, तो मैंने ये देखा कि अब ये लाइट इस मीडियम में आ ही नहीं पाया, दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाया,
ये लाइट इधर से निकल गई, यानी कि यही सघन माध्यम में, यानी जो भी सघन माध्यम होगा, वाटर होगा, कांच की गिलास होगा, प्लास्टिक जो भी होगी, वापस उसी माध्यम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। सुनिएगा, इसलिए तो यहाँ आर का नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए नाम दिया गया है परावर्तन, आंतरिक पूर्ण, पूरी तरह से आंतरिक, अंदर अंदर ही परावर्तन हो गई, पूरी तरह से परावर्तन हो गई। तो ये कब हुआ, जब आपकी जो ये एंगल बनी है, अब ये जो आपका ये आई बना है, यानी ये आई जो बन रहा है आपका, ठीक है ना, ये वाला आई, ये क्या होगा, ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक कंडीशन ये कि लाइट आप जो इंसिडेंट कौन सा मीडियम से कहाँ करोगे, तो डेंसर मीडियम से आप रेयरर मीडियम में करेंगे, ठीक है। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम से लाइट पास कराना होगा। दूसरा कंडीशन ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी कि आपतन कोण जो होगी, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, यानी कि क्रांतिक कोण से। ये दो कंडीशन मस्ट है। अब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ फिगर, और मैं एक क्लियर कट बना करके और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए, अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन को मैं पढ़ूँ तो मैं एक बार पहले उसको समझा दूँ और अच्छे से, तब मैं इसकी डेफिनेशन को बोल दूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये एक इंटरफेस है भाई, ये आपका एक मीडियम होगा, फर्स्ट मीडियम, और ये सेकंड मीडियम होगा। ये मान के चलते हैं, ये मान के क्या, हमें कंडीशन ही फॉलो करना है, डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, और ये क्या है आपका रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, ठीक है जी। अपने एक नॉर्मल हमें खींच लेनी है इस प्रकार से। हमने एक लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट किया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरी फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, सारा केस दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका आई, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल पाथ थी इस प्रकार से, लेकिन ये लाइट क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अवेदी नॉर्मल यानी कि इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है जी, ठीक। फिर हमने दूसरी लाइट इंसिडेंट किया इस प्रकार से, ये हो गया आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण। अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि लाइट इस एंगल पे जब हमने इंसिडेंट किया, तो यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ I2, ये I1, तो ये लाइट यहाँ से निकली है जस्ट, ठीक है, इस इंटरफेस से। यानी यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ रही थी, 90 डिग्री, और यहाँ पे आपकी कुछ R की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही हो, यानी ये I2 इक्वल्स टू क्या होगा, C होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। समझ में आ गया। अब हमने इससे थोड़ी सी जैसे ही इंक्रीज़ करके मैंने एंगल को इंसिडेंस किया, तो ये जो एंगल आपका फॉर्मेशन हुआ, यानी ये वाला फॉर्मेशन, ये जो आई वैल्यू आ रही है, ये किससे ज़्यादा आएगी, सी से, इससे ज़्यादा ही है ना यार एंगल, ये देखो। तो अब ये जो लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम मीडियम में आ गई। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हम इसे ही कहते हैं। इसके लिए हमने क्या बोला, दो कंडीशन है। इसके लिए क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि लाइट कहाँ से कहाँ, आपका डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए, यानी कि रेयरर मीडियम में आनी चाहिए, ठीक है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम से, पहला की कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, जो एंगल आई होगी, ठीक है ना, एंगल आई यानी कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जहाँ पे लाइट दूसरी, यानी कि आप ऐसे बोलिए कि वो एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। प्रकाश का मैं अब बोल रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एकदम देसी भाषा में। प्रकाश का, ये देखिए, प्रकाश का उसी माध्यम में वापस हो जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। दो कंडीशन हो गया, प्रकाश का, ये लाइट जो आपने इंसिडेंट की है, प्रकाश का, ये प्रकाश का उसी माध्यम में वापस हो जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया होगा भाई। कंडीशन भी दोनों मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये क्लियर हो गया। क्रिटिकल एंगल का मैंने आपको एक रिलेशन बताया, बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन सी इक्वल्स टू क्या बताया मैंने आपको, 1/μ, साइन सी इक्वल्स टू 1/μ बताया, ठीक है। और ये ऐसे भी याद रखिए, यानी कि क्रिटिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक बोलते हैं इसको। अब एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, उसको समझाएंगे भी अभी। देखिए, पहला तो एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, मिराज फॉर्मेशन में, ठीक है, यानी कि मरीचिका इसको बोलते हैं, मरीचिका पहली यूज़ हो गई।
यानी इसका एग्जांपल यानी कि मरीचिका में जो भी आपको मरीचिका होता है उसमें क्या होता है आपका TIR होता है, ठीक है ना। इसी TIR फेनोमिना, इसी TIR घटना के कारण आपको मिराज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। डायमंड में जो आप डायमंड चमकते हुए देखते हो, ठीक है, वो भी TIR के कारण ही चमकते देखते हो, यानी कि हीरा हिंदी में कहेंगे इसे। तीसरा आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश तंतु, आई थिंक यही बोलते हैं, एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, प्रकाश तंतु। ये भी जो होता है मतलब ऑप्टिकल फाइबर भी किस परिघटना पे काम करती है, तो आपकी TIR पे काम करती है। और एक और इसका आपको देखने को कहाँ मिलेगा, रेनबो में, ठीक है। इंद्रधनुष, इसे हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष, में भी आपका TIR फेनोमिना देखने को मिलता है, यानी कि उसमें TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या होती है, घटना होती है। ऑप्टिकल फाइबर में होती है, डायमंड में होती है, मरीचिका में होती है। अब देखिए मरीचिका को समझाना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब समझो मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार मरीचिका बनती है, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रेनबो में कैसे होता है, इसको करवा देंगे हम आप बाद में। अभी आपको ये पता होना चाहिए मिराज में, मिराज का फॉर्मेशन हो गया, डायमंड का चमकना हो गया, ऑप्टिकल फाइबर जो फंक्शन करती है, काम करती है, या फिर इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है किस कारण, तो आपका TIR के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। पूछा जाएगा कि TIR फेनोमिना के कारण कौन सी घटना होती है, मरीचिका, डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर और रेनबो, ठीक है। इसको कल समझा देंगे, अभी मेन पॉइंट हमें समझना है, ये सब कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, मतलब एक प्रैक्टिकली समझना है कि किस प्रकार मिराज बनता है। मतलब रेगिस्तान में जब आप जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको दूर, मतलब जब आप दूर रहते हैं एकदम रोड पे, आपको दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी है, ठीक है, बट होता नहीं है वहाँ पानी, जैसे आप उसके पास पहुँचते, तो ये इसी को बोलते हैं मिराज। और ये क्यों होता है, TIR के कारण। ऑप्टिकल फाइबर आप देख रहे होंगे, जो जियो का वायर जो जा रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर, वहाँ पर भी ये TIR कैसे काम करती है। रेनबो की जो फॉर्मेशन देखते हो, हीरे का चमकना वगैरह, ये सारी चीज़ें TIR पे काम करती है। TIR क्या है, प्रकाश का उसी माध्यम में वापस हो जाना, TIR कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमें बताना है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट है लेंस मेकर फार्मूला। ध्यान से दीजिएगा, जो आप चश्मे पहनते हैं ना, तो डॉक्टर लोग कितने पावर का आपका चश्मा लगेगा वो इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, लेंस मेकर फार्मूला। देखिए ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाएंगे अगर एग्जाम में आपको बनेगा। तो दो लेंस ले रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसकी अपनी एक रेडियस होगी R1 और इसकी अपनी एक R2 रेडियस होगी जाए। ये हो गया दूसरा सेकंड लेंस, ये हो गया फर्स्ट लेंस, ठीक है। इसकी ये हो गई μ2, इसकी हो जाएगी μ1। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। इसके अलावा जब दो मीडियम की बात कर रही हो, किया जा रहा होगा, ठीक है ना, टू मीडियम मतलब क्या, दो मटेरियल, यानी कि टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है कि ये वाटर है मान लेते हैं, तो इसकी अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, ये प्लास्टिक है तो इसकी अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, या ईयर है तो मतलब मटेरियल अलग अलग है भाई। ये मटेरियल अगर प्लास्टिक की है तो मटेरियल मान के चलते हैं ये प्लास्टिक के, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो प्लास्टिक की म्यू अलग होगी, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है। और ये अगर कांच की है यानी कि ग्लास है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो कांच की मटेरियल अलग होगी पदार्थ, प्लास्टिक की मटेरियल अलग अलग होगी, यानी कि दो मटेरियल बोल सकते हो, या फिर दो मीडियम की जब बात होगी तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, μ-1 1/R1 - 1/R2। इसको और थोड़ा सा क्लियर वे में लिखेंगे तो μ2/μ1 - 1/R1 - 1/R2, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है ना जी। तो इसको याद रखना है आपको। और उसके बाद मैंने आपको बताया साइन C इक्वल्स टू 1/μ, यानी कि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/u होता है। ये सब रिलेशन आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, तगड़े तगड़े सवाल बनेंगे। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक और अच्छा रिलेशन मैं आपको यहाँ पे निकाल देता हूँ। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस पेन को चेंज करता हूँ, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। और मुझे ये बताइए, मैंने क्या बताया, साइन C इन्वर्सली, यानी कि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी म्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, यानी कि क्रिटिकल एंगल। अब भाई यहाँ से इतना तगड़ा सवाल बनेगा, आपका दे दिया है या क्या, म्यू दे दिया गया है। अब म्यू से आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ भी, या फिर आपको पावर से रिलेट करके फोकल लेंथ, ये सब हम करवाएंगे। क्रिटिकल एंगल पूछ लेगा आपसे, और इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कोई कलर की लाइट दे दी जाएगी, रेड कलर आपको पास करा दिया जाएगा, वायलेट कलर पास करा दिया जाएगा। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ज़्यादा होगी, किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी पावर ज़्यादा होगी।
तो ये सब हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि ये रिलेशन दिमाग में रखिए, ये सब चीज़ें पूरा, ठीक है, तभी आप उसको यूज़ कर पाइएगा। अगला टॉपिक पे आते हैं, लेंस को तरल में डुबाने से क्या होगा, यानी कि व्हेन लेंस डिप्ड इन फ्लूइड, ठीक है ना। बहुत तगड़ा कंसेप्ट है ये, यहाँ से आपका तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो पहला केस 1 है, 3 केस लेकर के चलेंगे। तो पहला केस में क्या बोला गया, इंग्लिश में भी मैं बोलूँगा, लिखा अभी मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। पहला केस क्या ले रहे हैं, लेंस को तरल में डुबाने का मतलब समझ रहे हैं कि आपके पास कोई एक लेंस होगा, ठीक है, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ ये आपके पास एक लेंस है, इसको आपको एक फ्लूइड में डुबा दे रहे हैं, ठीक है ना, इस फ्लूइड में आप डुबा दे रहे हैं। तो जब आप इस फ्लूइड में डुबा रहे होंगे तो लाइट जब इस पर पड़ेगी तो इसके फोकल लेंथ पे, इसके पावर पे और इसका जो नेचर है, यानी कि ये अगर उत्तल लेंस है तो ये उत्तल लेंस ही रहेगा या फिर अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा, इस तरह का आपके सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कैसा सवाल बनेंगे वो भी। पहले समझिए कि जब आप लेंस को तरल में डुबा रहे हैं, तरल मतलब समझ रहे हैं, या तो तरल मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है गैस प्लस लिक्विड, ठीक है, या तो आप गैस में लेंस को डुबा रहे होंगे, गैस मतलब क्या, एयर होगा ना, ठीक है, लिक्विड मतलब कोई पानी में डुबा रहे होंगे, कोई ग्लिसरीन होगा, लिक्विड, समझ गए हो आप। तो अब क्या होता है सबसे पहला केस में कि यदि किसी लेंस को समान अपवर्तनांक के द्रव में डुबाते हैं तो, मतलब इंग्लिश में पहले सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मेरे नोट से ये, a glass lens is dipped inside medium which has a refractive index same as that of a glass lens, then power और फोकल लेंथ और ये जो भी है वो तो फाइनल रिजल्ट है। मतलब आपका ये केस लिया गया है कि अ ग्लास लेंस इज डिप्ड इनसाइड अ मीडियम विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज दैट ऑफ अ ग्लास लेंस। तो एक ऐसा लेंस है जिसका जो अपवर्तनांक है, यानी कि मैंने एक लेंस लिया है, ठीक है, इसकी अपनी कोई अपवर्तनांक वैल्यू होगी, म्यू होगी, मैं मान के चल रहा हूँ इसकी म्यू की वैल्यू 1.5 है। इसको मैंने क्या किया, एक ऐसा फ्लूइड या फिर ऐसे लिक्विड में मैंने क्या किया है, डीप कर दिया, डुबा दिया। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड की कितनी है, 1.5 ही है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा यहाँ पे, समान अपवर्तनांक, समान अपवर्तनांक, यानी क्या कि which has a refractive index same as that of a glass lens, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, इसको समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। कब ये केस कब है, जब आपका जो लेंस है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, लेंस है, हिंदी में भाई इसको भी लेंस ही कहते हैं। ये क्या है आपका एक फ्लूइड होगा, ठीक है, दोनों की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि ये म्यू एल और इक्वल्स टू म्यू एफ है, ठीक है, एफ मतलब फ्लूइड हो गया, एल मतलब लेंस हो गया, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। तो अब देखिए क्या होगा, ये आपका फ्लूइड था, इसके अंदर आपने लेंस को डुबा दिया, ये आपका लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से आपने क्या किया, इस प्रकार से लेंस को डुबा दिया, ठीक है। तो लाइट पड़ेगी भाई, सूर्य की किरण या टॉर्च आप जो भी मारोगे तो अब देखिए अभी क्या देखने को मिलता है, आप समझिएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन जो अभी मैं लिखा उसको पहले लिख देता हूँ। P इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1/f इक्वल्स टू म्यू 2/μ1 -1। अभी मैंने अब जो पीछे लिखा था वही लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इस लेंस को इस लिक्विड में या फिर इस फ्लूइड में जब डुबा दिया तो क्या हुआ, अभी आपको ये पता करना है इसके लेंस की पावर पे क्या, उसकी पावर इंक्रीज़ होगी, ठीक है, या फिर डिक्रीज़ करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, फोकल लेंथ क्या होगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी, और जो नेचर है, यानी अगर ये उत्तल लेंस है तो क्या ये उत्तल लेंस ही होगी या फिर ये उत्तल से अवतल लेंस हो जाएगी, या फिर ये लेंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, क्या होगा चलिए देखते हैं। तो ये आपका P इक्वल्स टू 1/f मैंने एज इट इज़ लिख दिया, μ2/μ1, ये अभी आपका क्या हो गया, μ2/μ1। तो समझिएगा μ2/μ1 है, यानी μ2 और μ1 भाई कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो μ1 इक्वल्स टू क्या है आपका μ2 है, अभी इतना कन्फ्यूजन नहीं होना हमें, μ1 इक्वल्स टू μ2 है, क्योंकि देखिए क्या है, फ्लूइड का भी 1.5 ये भी, तो यानी कि 1.5/1.5 है, ठीक है, -1, ठीक। इधर आपका क्या आ गया, 1/r1 - 1/r2। ये समझ में आया, μ2/μ1 1.5 क्यों, क्योंकि ये लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, 1.5 था, और ये लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, 1.5 था, ठीक। अब ये कट गया तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 - 1 1/r1 - 1/r2। तो 1 - 1 ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू देगी, ये वैल्यू आपको क्या देगी, 0 देगी, और 0 इंटू समथिंग क्या होगी, 0, यानी पावर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, P इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। पहला केस P इक्वल्स टू पावर, इस लेंस की पावर क्या होगी, 0 होगी। सेकंड,
अब आपसे पूछ रहा फोकल लेंथ, तो P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f होता है। तो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है P होता है, तो P की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 को इधर ले आ रहे हैं, तो F इक्वल्स टू 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी फोकल लेंथ क्या है इन्फिनिटी है। तो अब देखिए वैसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी, समझ रहे इन्फिनिटी जिसका कोई अंत ही नहीं है, और तो भाई उसका पावर क्या हो गया 0, तो वो लेंस क्या हो जाएगा आपका अदृश्य हो जाएगा, गायब एक तरह से वो, मतलब ऐसा यहाँ पे कोई ये लेंस की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा होगा। अब समझ में आ रहा आपको क्यों? क्योंकि इसकी पावर भाई 0 है। अब कोई ऐसा लेंस आपको आप नहीं, आप मतलब कि हीरो देखा, हीरो बनने के लिए आप जब चश्मा पहन लेते हो, हाँ, पर उसमें क्या कुछ तरह का पावर होता नहीं होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे इसकी कोई भी पावर नहीं है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो ये लेंस अदृश्य हो जाता है, लेंस बिकम इनविजिबल। तो ये कब होगा, कब होगा जब लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो फ्लूइड होगा उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कब? when medium which has a refractive index same as that of a glass lens, ठीक है, in that case power becomes 0 and focal length become infinity and lens become invisible, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए लाइट क्या हो रहा है आपके इस पानी मतलब सिंपल सी बात है, ये दो मीडियम से लाइट गुजर रहा है, एक तो पानी और एक कांच होगा, लेकिन दोनों की क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इस प्रकार से। तो भाई मीडियम तो सेम है, तो यहाँ पर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो यहाँ दो मीडियम का कोई बात ही नहीं हो रहा है, सीधा सीधी इस ऑप्टिकल सेंटर से ये गुजरती हुई लाइट चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि यहाँ पर कोई तरह की लेंस है भी या नहीं, कोई तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा, समझ में आया। तो ये केस आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि लेंस द पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर की जो क्षमता 0 है और फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, फोकस दूरी अनंत है। कब? जब लेंस की अपवर्तनांक फ्लूइड से या द्रव से अधिक है या फिर कम है या बराबर है, तो क्या लिखेंगे समान है, इक्वल होगी तब। समझ में आ गया। अब दूसरा केस चलते हैं हम लोग, दूसरे केस को लिखते हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि किसी लेंस को पानी में अगर हम लोग डुबाएंगे, ठीक है ना, किसी लेंस को अगर हम लोग पानी में डुबाते हैं तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लिया इस कंडीशन को समझिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। किसी लेंस को, ठीक है, ये आपका कोई लेंस है, इसको आपने कहाँ डुबाया, पानी में, स्पेसिफाई मैंने कहा पानी में, ठीक है ना, कोई फ्लूइड मैंने नहीं मेंशन किया है। मैंने कहा कि एनी लेंस विच डीप इन लिक्विड या फिर विच डीप इन वाटर, ठीक है ना, देन म्यू डिक्रीजेस, यानी अपवर्तनांक डिक्रीजेस, अपवर्तनांक घटेगी, फोकल लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी, पावर क्या होगी डिक्रीज होगी, और नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, मतलब अगर वो कॉनकेव होगी तो कॉनकेव लेंस होगी, अगर वो कॉन्वेक्स होगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगी। कि क्या हम बोल रहे हैं आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने एक लेंस को, ठीक है ना, हमने जब एक लेंस को एक फ्लूइड में डुबाया, एक ऐसा फ्लूइड जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कांच की या उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर थी, तो हमने क्या देखा, उसकी पावर हमने क्या देखा वो 0 हो गई, उसकी फोकल लेंथ क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, और वो लेंस से ही गायब हो गया। तो अगर आप इस लेंस को, ठीक है ना, अगर ये आपका अगर पानी हो जाए तो तब आपसे पूछा गया है कि पावर क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, वो लेंस क्या होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि म्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पावर घट जाएगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पावर घट जाएगी, और नेचर ऑफ लेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर वो कॉन्वेक्स अगर होगा तो कॉन्वेक्स ही होगा, अगर वो कॉनकेव होगा तो वो कॉनकेव होगा। समझिए। अब इसको आप रटेंगे नहीं, इसको हम समझा देते हैं आपको, देखिएगा। सबसे पहले एक लेंस लेते हैं हम लोग, ये आपका एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है और इसको हम लोग पानी में डुबा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने पानी में इसमें डिप करेंगे इसको, ठीक। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगी, कांच की है भाई, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी 1.5 होगी म्यू, ठीक है ना। और इसका म्यू कितना होगा, वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, हमें पता है। कहने का मतलब ये है केस आपका बन रहा है। देखिए अगर फिजिकली अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो ये कांच को क्या किए यहाँ पर डिप कर दिए, यानी कि फाइनल अगर फिगर मैं बनाऊँ इस प्रकार से, तो ये आपका बन गया ये फाइनल फिगर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि म्यू, फोकल लेंथ, पावर और नेचर ऑफ लेंस। तो अब लाइट कहाँ पानी से कांच में आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है वाटर है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका नीचे कांच हो गया। पानी से कांच आएगा ना, लाइट इधर जो आएगा कहाँ पानी से फिर कांच में इंटर करेगा, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम होगा, होगा कि नहीं होगा, सघन माध्यम होगा, बताइए।
और ये 1 मिनट, वाटर से ग्लास में आ रहा है, वाटर से ग्लास में आ रहा है, ये आपका वाटर रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी कि सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ से लाइट आया वाटर से ग्लास, इसका नॉर्मल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ, लेकिन ये क्या हो जाएगा अवैध, मतलब कि टुवार्ड्स नॉर्मल ये झुक जाएगी। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। यहाँ पर ये कंडीशन हो रहा है, जब आप इसको डीप कर रहे होंगे तो तब आपसे यही पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, म्यू क्या होगा, पावर क्या होगा, और नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना, ये पहला मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे। कौन सा रिलेशन, ये वाले रिलेशन। ठीक है, तो मेन कैलकुलेशन इसका करेंगे, R1 R2 का तो जिक्र है नहीं, तो P का कैलकुलेशन हम यहाँ से, P का वैल्यू, F का वैल्यू यहाँ से ही कैलकुलेट, यानी μ2/μ1 - 1। ठीक है ना, यानी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें μ2/μ1 - 1, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो μ2 की वैल्यू कितनी है, ये क्या है आपकी भाई, ये आपकी क्या थी, आपकी ग्लास थी, और ये क्या थी आपकी वाटर थी। वाटर से ग्लास में आ रहा है ना, वाटर से ग्लास में आ रहा है, लाइट वाटर से ग्लास में आ रहा है, तो μ2 ग्लास की वैल्यू कितनी है, ग्लास की वैल्यू कितनी है 1.5, और वाटर की वैल्यू कितनी है 1.33 -1। अब इसको सॉल्व करिए, ये हम इसको 15 इसको ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम 13 ले रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मान के चलते हैं 13 एकम 13 2 20, मान लें 1.1 आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी मान के चलिए कि 0.1 सॉरी 1.1 आएगा आपका। ठीक है, अप्रॉक्स मैं लिख रहा हूँ, ये अप्रॉक्स। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका 1.1 आ रहा। अब देखिए ये जो आया आपका 1.1 जो वैल्यू आ रहा है, μ1 की वैल्यू मुझे बताइए कितनी है, μ1 की वैल्यू कितनी है 1.3 है, वाटर की वैल्यू कितनी है 1.33 है। ठीक है, μ2 की वैल्यू कितनी है कांच की 1.5 है, आई कितनी 1.1, यानी ये जो म्यू की वैल्यू आई है कंपैरेटिवली μ1 से और μ2 से क्या है कम है, यानी म्यू क्या हो गई आपकी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, म्यू आपकी क्या हो गई डिक्रीज हो गई है। तो एक रिलेशन ये पता चला आपको क्या कि म्यू क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। अब देखिएगा सारा रिलेशन आपका निकल जाएगा। अगर आपका म्यू डिक्रीज हो रहा है तो, ठीक है ना, अगर आपका म्यू डिक्रीज हो रहा तो आपको मैंने अभी एक रिलेशन बताया था, कौन सा रिलेशन, तो देखिए ये रिलेशन P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, म्यू यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, म्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है समझ में आया। यहाँ पर आप जब कैलकुलेशन किए, ठीक है ना, μ2/μ1 - 1, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1.1 आया। ये 1.1 वो वैल्यू है जो ग्लास की और वाटर से क्या है कम है, 1.33 1.55 कम है, तो म्यू क्या हो गया आपका डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, और अगर म्यू डिक्रीज़ किया है तो फोकल लेंथ क्या होगा आपका इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यानी म्यू डिक्रीज़ कर रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है भाई, देखो ना यहीं पर देखो। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है तो पावर क्या हो रहा होगा घट रहा होगा, पावर क्या हो रहा है घट रहा है, यानी कि पावर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। समझ में आया। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है कि पावर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, पावर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, म्यू डिक्रीज़ हो रहा है, म्यू डिक्रीज़ हो रहा है। म्यू डिक्रीज़ कैसे हो रहा है यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके बताया। अब अगला पॉइंट, नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, मतलब ये जो लेंस का जो नेचर था, यानी ये कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्स ही रहेगा, और ये अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कॉनकेव लेंस को सुनिएगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस को, कोई भी एक लेंस का नाम देगा, बोलेगा कि उसको पानी में डुबाया गया है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप इनसाइड दी वाटर, देन द नेचर ऑफ लेंस, बताइए क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या डज नॉट इम्पैक्ट, या फिर अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा पानी में डुबा रहे हैं किसी भी लेंस को तो क्या हो जाएगा नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, मतलब लेंस वही होगा, लेंस बदलेगा नहीं। अब तीसरा जो हम केस देखेंगे उस केस में आपका क्या हो जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, मतलब जो लेंस का नेचर होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा और कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा है, यदि किसी लेंस को, लेंस इंग्लिश में भी लिखे हैं, ठीक है, परेशान मत होइएगा, यदि किसी लेंस को लेंस के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक में डुबाया जाता है तो, अभी हम क्या कर रहे थे पहले केस में हमने क्या किया, जो लेंस को फ्लूइड में डुबा रहे थे दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वैल्यू सेम थी,
फिर दूसरे केस में हमने लेंस को पानी में डुबाया था, लेंस की म्यू या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थी 1.5, पानी की क्या थी 1.33, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं क्या थी, जो हम डुबा रहे थे वो कम में डुबा रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने अभी सेकंड केस में लिखा था पानी, तो अगर वो बोल दे कि किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक में, ठीक है ना, a lens dipped in a liquid which having a smaller than smaller refractive index comparatively to refractive index of lens, ठीक है। मतलब कि जो लेंस को आप डुबा रहे हो जिस भी फ्लूइड में, उसकी म्यू वैल्यू कम है, तो वही फॉलो होगा नेचर, जो मैंने सेकेंड केस में बताया। तीसरा केस में ये बोल रहा है कि यदि किसी लेंस को लेंस के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक में डुबाया जा रहा है, मतलब कि जो भी आपके पास जो ये लेंस है, ठीक है ना, आप जिसमें डुबा रहे हो, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलते हैं 1 है, तो इस जिसमें आप डुबा रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उससे अधिक में आप डुबा रहे हो, ठीक है। डुबाया जाता है तो क्या होता है, लेंस की प्रकृति उल्टा हो जाता है। मतलब ये अगर कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो अवतल में हो जाएगा, बदल जाएगा इसमें डुबाने के बाद। और अगर अवतल है ये, तो ये उत्तल में बदल जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा ट्रीट करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस जैसा कार्य करेगा। इंग्लिश में भी हम डिक्टेट कर देते हैं, देखिए। When lens emerge in a liquid having refractive index greater than a material of the lens, the nature of lens will be changes. Concave lens will be convex lens and convex lens will be concave lens, ठीक। तो अब समझिएगा इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल फॉर्म में समझ। देखिए एक एयर बबल है, ठीक है, हवा का बुलबुला है। एयर बबल लिख रहे हैं हिंदी वाले, हवा का बुलबुला लिख लीजिए खुद से। एयर मतलब हवा, बबल मतलब बुलबुला, ठीक है। आज की क्लास में काफ़ी एनर्जी लगा भाई, इतने देर तक कौन देखा होगा मुझे भी नहीं पता। खैर, इस एयर बबल को या फिर इस एयर बबल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी पता कर आपको होना चाहिए, ये जो एयर बबल है ये मतलब ये कैसे ट्रीट करती है, कौन से लेंस की तरह ट्रीट करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की तरह, यानी कि उत्तल लेंस की तरह ट्रीट करती है, ठीक है ना। ये तो आप पता कर लो, क्योंकि जब इसको आप अधिक में डुबा रहे हो तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स में जैसे ही अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में ये जाएगा तो ये कॉन्वेक्स से ये कॉन्केव हो जाएगा, ठीक है ना। यही मुझे आपको बताना। अब आप जिसने फ्लूइड में आप डुबा रहे हो, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33 है पानी की। तो जैसे ही इस लिक्विड के अंदर ये बबल आया, ठीक है, इसकी 1.33 और इसकी कितनी 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने क्या किया, जिसको डिप किया है ये लेंस, यानी ये कौन सी लेंस थी, हवा का बुलबुला कैसा इसका लेंस होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, यानी आपने कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, हवा का बुलबुला है, हवा का म्यू कितना होता है 1 होता है। जब आप उसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में अगर डुबा रहे हो तो क्या होगा, ये जो उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस जो है आपका चेंज हो जाएगा आपका अवतल लेंस में, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका अवतल लेंस में। और अगर आप कोई ऐसी लेंस को डुबा रहे हो, अगर वो अवतल लेंस है, क्यों चेंज हो जाएगा उसको भी हम बताएंगे। वो अवतल लेंस क्या हो जाएगा आपका उत्तल लेंस में चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस, और ये आपका कॉनकेव लेंस, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, हमें अभी पता है P इक्वल्स टू हमने क्या देखा, μ2 बाई μ1 माइनस 1, यही देखा। अब देखिएगा ये क्या है, अब इसको बबल को यहाँ पे डुबाया, यानी कि कहाँ, पानी से हवा में आ रहा है, ये हवा का बुलबुला है, ठीक है ना, हवा का बुलबुला, ध्यान दीजिएगा, ये हवा का बुलबुला है एयर का। तो लाइट आ रही है कहाँ से, वाटर से, ये ओरिजिनल पाथ थी, ये क्या है आपका, ये आपका हवा है, एयर है, यानी ये क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, विरल माध्यम होगा, ये आपका डेंसर माध्यम, सघन से विरल आएगा तो इधर निकल जाएगा लाइट आपका, मतलब अवे दी नॉर्मल होगा, लाइट जाएगा ना। तो म्यू2 की वैल्यू क्या है, ये पहला मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम है, तो म्यू2 की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की कितनी है 1 है, बाई म्यू1 की कितनी है वाटर की 1.33 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो जो भी आप सॉल्व करेंगे, मान के चलते हैं कि 1 है
और नीचे उससे बड़ा है 2 ले रहा है, ठीक है, और ये -1 है। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 0.5 और -1। तो इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू क्या आएगा माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। यानी नेगेटिव ये बता रहा है कि जो आपका लेंस है, ये जो आपका लेंस है नेगेटिव ये बता रहा है कि इसके लेंस को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। नेगेटिव मतलब उसके कॉन्वेक्स क्या हो गया, आपका कॉनकेव हो गया है, कॉनकेव क्या हो गया, कॉन्वेक्स में बदल गया। माइनस कैसे आया समझ में आया। ये आपका क्या हो गया डेंसर मीडियम, ये आपने डुबाया तो ये आपका पानी से हवा में आ रहा लाइट, ये बबल एयर की बुलबुला है, ठीक है ना। तो पानी से एयर आ रहा तो ये पानी क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, यानी डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। तो डेंसर से रेयर में आएगा तो ये अवे दी नॉर्मल जाएगा, ठीक है भाई। तो μ2/μ1 आएगा, तो μ2 की वैल्यू ईयर की कितनी है 1 है, ठीक है, और μ1 की वैल्यू 1.3 -1। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है तो जो भी वैल्यू सॉल्व करोगे वो क्या आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है ना। जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे वो वैल्यू छोटा आएगा। और 1 से जब माइनस करेंगे तो कोई भी 0.5 अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, -0.5 आएगा। तो ये माइनस वैल्यू जो आई है आपका, ये माइनस ही बता रहा है आपका क्या, कि नेचर का लेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जल के अंदर, ठीक है ना, जल के अंदर हवा का बुलबुला, ठीक है ना, कैसा बिहेव करता है, उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह। तो हमें पता है हवा का बुलबुला कैसे किस लेंस की तरह ट्रीट करता है, उत्तल लेंस की तरह, यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह। लेकिन अगर इसे हम पानी में डुबा देंगे, ठीक है ना, अब पानी में डुबा देंगे तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, यानी कि अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फ्लूइड में डुबा देंगे तो इसकी उत्तल लेंस जो आप है, ये उत्तल लेंस नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। इसका नेचर चेंज हो जाएगा। क्यों, मैंने नेगेटिव वैल्यू दिखा दिया ला करके। समझ में आ गया होगा आपको। तो इतना क्लियर हो गया। केस 1, केस 2, केस 3 मैं उसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने क्या कहा, कल हम यही क्वेश्चन करेंगे घुमा करके और आप गलती भी करेंगे। मैंने यहाँ ये कहा कि हवा का बुलबुला, ये देखिए ये था आपका हवा का बुलबुला, इसको हमने कहाँ डाला था, पानी में डाला था। तो इसका नेचर क्या हो गया, बदल गया। हवा का बुलबुला कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो ये पानी में जैसे ही गया, अधिक अपवर्तनांक फ्लूइड में, लिक्विड में, द्रव में गया, तो इसका उत्तल लेंस ही क्या हो गया, अवतल लेंस। याद रखिएगा कल यही का सवाल आप गलती भी करेंगे। तो देखिए तीनों केस को मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। पहला केस हमने क्या देखा, एक लेंस लिया, ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ली, और एक हमने लिक्विड लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। सेम दोनों का था तो पावर क्या हुआ, 0 हुआ। फोकल लेंथ क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया। और लेंस क्या हो गया आपका, इनविजिबल हो गया, ठीक है, यानी कि लेंस क्या हो गया, अदृश्य हो गया, ठीक। सेकेंड केस फिर आइए। सेकेंड केस में हमने क्या लिया था, एक लेंस लिया, ठीक है, इसकी म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, और मैंने पानी ले लिया था, ठीक है ना, वाटर, पानी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 थी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने क्या देखा, म्यू आपका क्या हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था। फिर आपकी पावर क्या हो गई थी, वो आपकी डिक्रीज़ हो गई थी। और फोकल लेंथ क्या हो गई थी आपकी, इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। इतना याद आया तो कैसे, ये वाला रिलेशन से 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। और एक रिलेशन और मैंने आपको बताया, साइन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, मतलब साइन सी इक्वल्स टू 1/μ, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है। तीसरा केस हमने क्या देखा, तीसरा केस हमने ये देखा कि एक लेंस था, या एयर बबल भी बोल सकते हैं, इसकी 1.5 वैल्यू थी, हमने जिसमें डुबाया था इसकी जो थी म्यू की वैल्यू अधिक थी, यानी कि मान के चलते 2.4 थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू आई थी, μ2/μ1 हमने किया था। तो इसमें क्या हुआ, नेचर ऑफ लेंस क्या हुआ, चेंज हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता, सेकेंड केस में नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज, लेंस का नेचर चेंज नहीं हुआ था। ये मैंने रिकॉल करवा दिया भाई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण भी इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लीजिए प्रिज्म में कैसे होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाइट लाइट हम जब डालते हैं इस प्रिज्म में तो इस 7 रंग में जो ये विभाजित होती है, VIBGYOR, विब ग्योर जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि हम इसे कर ही नहीं पाते हैं, पूरा लाइट चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, और अब जब अपने घर में जब आप फ्यूचर में जाएंगे आप अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ा पाएंगे ये चीज़ को। तो ये चीज़ जानना भी चाहिए, नॉलेज होना भी चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर व्हेन पास्ड थ्रू द प्रिज्म।
वर्ण विक्षेपण एक क्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। आपको पता होना चाहिए जो वाइट कलर होता है, वाइट कलर वाइट कलर जो होता है आपका 7 कलर का, ठीक है ना, 7 रंगों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 7 कलर मिले होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? एक होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होता है आपके इन सातों रंगों से आपकी जो होती है ये वाइट रंग यानी कि सफ़ेद रंग बनी होती है। तो जब ये वाइट लाइट को हम इस प्रिज्म में इंसिडेंट करते हैं तो ये प्रिज्म क्या करती है, इन सातों रंगों को क्या करती है, डिविएट, मतलब 7 रंगों में क्या करती है, विभाजित कर देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। अब देखिएगा ये सातों रंगों में से किसका ज़्यादा डिविएशन होता है, तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका डिविएशन होता है और सबसे कम इसका होता है। तो देखिए कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक तो अभी और टॉपिक बचा हुआ भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन, अभी वो भी बताना है आपको। खैर चलिए इसको समझते हैं पहले। देखिए हमने एक लाइट इंसिडेंट किया, सबसे पहले एक टॉर्च लिया भाई, इस टॉर्च से इस बटन को हमने दबाया तो एक लाइट इंसिडेंट किया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये लाइट का क्या था, ओरिजिनल पाथ था, इस प्रकार से लाइट को निकल जाना चाहिए था। लेकिन प्रिज्म की प्रॉपर्टी हमने देखी है, ये आपका म्यू काच कुछ इसकी वैल्यू होगी, ये क्या है, इसका बेस है। हमने देखा था कि जब भी कोई लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म की बिहेवियर प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को क्या करती है, बेस की ओर मोड़ने की कोशिश करती है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ गई, देखिए बेस की तरफ मुड़ने की कोशिश किया, थोड़ा इस प्रकार से मिला एक। अब ये वाइट कलर थी, ये आपका क्या था, वाइट कलर था। अब ये वाइट कलर को क्या कर देगा, 7 रंग में विभाजित करेगा, देखिए इस प्रकार से 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, अब देख सातों के सातों रंगों को जो विभाजित किया, देखिए सातों के सातों जो है बेस की ओर मुड़ रही है, बेंड कर रही है, क्योंकि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रकार इसको इस प्रकार से ओरिजिनल पाथ में निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये सब हम यहाँ खींच नहीं रहे क्योंकि डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, ये सब हमने आपको पहले बता रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये अवे द नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास है ना, ये क्या होगा, प्रिज्म किसका होगा, ग्लास का, और ये क्या होगा, एयर है, क्लियर। तो ये अब क्या होगा, ये अवे द नॉर्मल यानी कि इधर भागेगा, इधर झुकेगा। इस प्रकार से हम एक लाइट निकाल दिए, दूसरा लाइट इधर ऐसे निकाल दिए, तीसरा लाइट ऐसे निकाल दिए, चौथा ऐसे निकाल दिए, पांचवा ऐसे निकाल दिए, छठवां ऐसे निकाल दिए, सातवां ऐसे निकाल दिए। इस पर्दे पे हम जब गिराएं तो सबसे कम जो, देखिए ये एक डिविएशन आपको देखने को मिला डेल्टा, और एक जो ये अंतिम लाइट ये डिविएशन मिला। तो ये जो सबसे ज़्यादा डिविएशन मिला कौन था, ये भी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, और ये आपका रेड। यानी ये जो आपका डेल्टा आर है और ये डेल्टा भी है, यानी आर का डेविएशन सबसे कम होता है और वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ये प्रूव हो गया इस फिगर से, क्लियर। तो यही मैं लिखूँगा यहाँ पे, रेड कलर यानी कि लाल रंग का जो डेविएशन, डेल्टा फॉर डेविएशन, ये क्या होता है, कम होता है, और वायलेट यानी कि बैगनी कलर का जो डेल्टा होता है वो अधिक होता है। ये देखिए सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ, यानी ये घर जाना चाहिए था इसको, घर से ये ज़्यादा, ये आ गया थोड़ा सा ग्राउंड, और ये सीधा फिल्म देखने चला गया। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना कंप्लीट होता है। कल जो भी बचा हुआ पार्ट है कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।